गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले पार्ट में हम लोग एंजाइम के जो एंजाइम चैप्टर था एंजाइम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके पार्ट 1 में हम लोग जो है एंजाइम के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाने थे। इस वाले पार्ट से हम लोग जो है एंजाइम के टाइप्स और उसके मैकेनिज्म को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंजाइम। देखिए, अगर एंजाइम के टाइप्स की बात किया जाए तो एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम, देखिए एक कहावत सुनोगे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। एक शब्द आता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, एक शब्द है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो उसी शब्द के आधार पर यहां पर रखा गया कि एक कहावत है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सभी एंजाइम प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो सिंपल एंजाइम होता है उसमें भी यही चीज यहां पर देखना है। असल जो सिंपल एंजाइम होता है उसमें जितने जो एंजाइम है ऐसे एंजाइम होते हैं जो केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बन मिलकर के बने होते हैं। जिसके बने होते हैं प्रोटीन की एक लंबी श्रृंखला होती है, केवल एक ही समान एक से अधिक प्रकार की हो सकती है, मतलब नहीं है, लेकिन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। मतलब इनका निर्माण होता है केवल और केवल जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के ये बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन यानी ये पूरी तरह से कंप्लीटली जो है प्रोटीन नेचर के होते हैं। इसमें केवल और केवल जो प्रोटीन भाग ही होता है और कोई भाग इसमें जुड़ा नहीं होता है। तो जब वे एंजाइम जो केवल और केवल प्रोटीन से बने हो, उसमें और कोई भी पदार्थ न जुड़ा हो, उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं सिंपल एंजाइम। दूसरा आते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम। कॉम्प्लेक्स एंजाइम, देखिए जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है ये भी इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन तो रहेगा क्योंकि हमने सबसे ऊपर लिखी थी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन इस प्रोटीन के साथ साथ एक जो है नॉन प्रोटीन भाग भी जुड़ा होता है। मींस एक प्रोटीन भाग भी होता है और एक नॉन प्रोटीन भाग होता है। जो प्रोटीन भाग होता है उसको कहते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम और प्लस जो नॉन प्रोटीन होता है इसको कहते हैं को फैक्टर, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। तो कॉम्प्लेक्स एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिसमें एक प्रोटीन के साथ कोई एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी आकर के जुड़ जाता है। जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस आकर के जुड़ता है उसको को फैक्टर कहते हैं, प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। दोनों को मिलकर के होलो एंजाइम कहा जाता है। अगर हम को फैक्टर की बात करें तो जो को फैक्टर होता है ये को फैक्टर तीन प्रकार के हो सकते हैं। जो को फैक्टर है ये तीन प्रकार का हो सकता है, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला इसमें होता है जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे कहते हैं कि जब जो है एपो एंजाइम और को फैक्टर अस्थायी रूप से जुड़ा हो। ठीक है, जो एपो एंजाइम है, एपो एंजाइम और प्लस को फैक्टर जो होता है ये यहां पर जो है परमानेंटली अटैच होते हैं। ठीक है, परमानेंटली अटैच होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो उसको कहते हैं, जो उसमें कोई फैक्टर है उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जब को फैक्टर अस्थायी रूप से एपो एंजाइम से जुड़ा होता है तो उस कंडीशन में उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा होता है को एंजाइम। को एंजाइम भी जो होता है वो भी एपो एंजाइम से जुड़ा हुआ एक को फैक्टर है, लेकिन ये अस्थायी रूप से नहीं जुड़ता।
जब इसकी आवश्यकता पड़ती है, जब रासायनिक अभिक्रियाशीलता होना होता है, उस समय आकर के जुड़ता फिर पृथक हो जाता है, मतलब अस्थायी रूप से जुड़ रहा हो। कि जब एपो एंजाइम के साथ जो है लिख सकते हैं कि कोफैक्टर टेम्परेरी अटैच्ड इन एपो एंजाइम टू एपो एंजाइम। तो जब जो है कोफैक्टर अस्थायी रूप से एपो एंजाइम जुड़ता है तो उसको कहते हैं कोएंजाइम। एग्जाम्पल में क्या क्या होंगे, जैसे मान लेते NAD हो गया, NADP हो गया, तो ये आगे जुड़ते हैं NAD NADH2 कन्वर्ट हो गया, NADP NADPH2 में कन्वर्ट हो गया, या FAD है FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड भी जो होता है वो भी जो होता है वो कोएंजाइम की भांति कार्य करता है। TPP भी जो होते हैं ये भी जो है एपो एंजाइम के रूप में, वो कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सब जो होते हैं वो कोएंजाइम होते हैं। कहा था कि NAD FAD जो है, जब आप ये लोग पढ़ेंगे कहेंगे रिड्यूस्ड कोएंजाइम है। NAD NADH2 कन्वर्ट होता है, NADP NADPH2 कन्वर्ट होता है, FAD FADH2 कन्वर्ट होता है। इस तरह से वहां पर हम लोग बात करेंगे। तो इसको कहते हैं कोएंजाइम। तीसरा होता है मेटालिक आयन या मेटल आयन या मेटालिक आयन। मेटल आयन जो होता है ये भी कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है। मेटल आयन जैसे कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि जिनकी उपस्थिति में ही जो है एंजाइम जो है सक्रिय करता है और जिसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाशीलता होती है। जैसे मान लेते हैं कि कैल्शियम आयन है, मैग्नीज आयन है, आयरन है, फेरिक आयन होता है, कॉपर आयन होता है, मैग्नीशियम आयन होता है, जिंक आयन होता है। तो ये कभी कभी क्या होते हैं, इनकी उपस्थिति में ही रासायनिक अभिक्रियाशीलता हो सकती है। तो इनको भी कोफैक्टर कहते हैं, क्योंकि इनके बिना, इनके अनुपस्थिति में जो है वो वहां पर सक्रिय नहीं होगा जो एंजाइम है। तो ये तीन होते हैं कोफैक्टर, प्रोस्थैटिक ग्रुप जो अस्थायी रूप से जुड़ता है, कोएंजाइम जो अस्थायी रूप से जुड़ता है, और ये भी अस्थायी रूप से जुड़ता है मेटालिक आयन। जब आवश्यकता होती है तो इसकी उपस्थिति में, कहते हैं ना कि इसकी जिंक आयन की उपस्थिति में, फेरिक आयन की उपस्थिति में, या फिर जो है मैग्नीज आयन की उपस्थिति में, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में, कॉपर आयन की उपस्थिति में। तो इस तरह से यहां पर बोलते हैं कि इसकी आयन की उपस्थिति में प्रक्रिया चलती है। तो ये जो दो था टाइप्स ऑफ एंजाइम में, सिंपल एंजाइम एंड कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसी में, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। देखिए एंजाइम की अगर हम लोग क्रिया विधि पढ़ते हैं, एंजाइम की जो क्रिया विधि होती है, इसमें एंजाइम का मतलब होता क्या कि एंजाइम की क्रिया विधि है क्या, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। असल में जो एंजाइम होता है उस एंजाइम में तीन प्रक्रिया होती है। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कोई एक सबस्ट्रेट है, कोई एक सबस्ट्रेट है, उसको हमने एस से दर्शा दिया, ठीक है। इसके बाद ये सबस्ट्रेट लिख दे रहे हैं, सबस्ट्रेट। इसके बाद उसके साथ जुड़ने के लिए कोई एक एंजाइम आएगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके ES कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। इसको पूरा ले सकते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर इसके पश्चात सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम बाहर जिस अवस्था में था उसी रूप में बाहर हो जाता है, यानी वो अपरिवर्तनशील रहता है। तो परिवर्तित क्या हुआ सबस्ट्रेट पर, सबस्ट्रेट क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बाकी जो एंजाइम है वो एंजाइम अपरिवर्तन दशा में ही बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो एंजाइम होता है वो एंजाइम का एक्टिविटी करता है। कैसे करता है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट से आकर के जुड़ता है तो जो सबस्ट्रेट की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होती है,
जैसे कि आकर के एंजाइम इस सबस्ट्रेट के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से जुड़ता है, इसके सबस्ट्रेट के, तो जैसे से जुड़ता है इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ये जो है कम कर देता है। एनर्जी क्या करता है, एनर्जी इसको एंजाइम इसको लो कर देता है, और जैसे ये लो होता है सबस्ट्रेट जो है क्रियाशील अवस्था में आ जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट से ऐसे चाहे जहां से नहीं जुड़ सकता है। जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट से जुड़ता है। जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट से जाकर के जुड़ता है, और इस एक्टिव साइट से जुड़ने के बाद जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है सबस्ट्रेट का, उसको कम करता है, जिसके कारण जैसे उसको कम करता है, जो यहां पर सबस्ट्रेट होता है वो सबस्ट्रेट अपने आप क्रियाशीलता जो है होने लगता है, नहीं क्रियाशीलता उसमें आ जाती है, और वो एक्टिवेट होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट करेगा, पहले वो एंजाइम के साथ जुड़ेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। इसमें इस चीज को समझाने के लिए दो थ्योरी यहां पर पढ़ना है। पहला है लॉक की हाइपोथेसिस, पहला है लॉक की हाइपोथेसिस। लॉक की हाइपोथेसिस, इसको कहते हैं ताला चाबी परिकल्पना। तो ताला चाबी परिकल्पना इसको जो है एमिल फिशर ने दिया, इसको एमिल फिशर ने दिया था। एमिल फिशर के अनुसार क्या था कि जिस प्रकार सभी ताले के लिए विशेष प्रकार की चाबी होती है, वो ताला उसी चाबी से खुल सकता है या बंद हो सकता है, उसी प्रकार सभी सबस्ट्रेट के लिए विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है, जिसकी उपस्थिति में वो सबस्ट्रेट जो है क्रियाशील होगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक ताला और चाबी विशिष्ट होते हैं, उसी प्रकार सबस्ट्रेट एंजाइम भी विशिष्ट होता है, एक दूसरे के लिए विशिष्ट होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि बस वही इन्होंने क्या कि मान लिया जो सबस्ट्रेट होता है वो एक लॉक की भांति होता है, सबस्ट्रेट एक लॉक की भांति होता है, और जो एंजाइम होता है वो उसमें चाबी की भांति कार्य करता है। तो जिस प्रकार से एक लॉक होते से एक चित्र है बना देते हैं, मान लेते हैं ये एक लॉक है, ये क्या है, एक लॉक। इसी को मान लिया सबस्ट्रेट, क्या मान लिया, सबस्ट्रेट क्रियाधार। एक चाबी होती है, जो उसी के अनुरूप होती है। ठीक, इसको कहते हैं एंजाइम। तो देख रहे हैं कि जिस प्रकार सबस्ट्रेट है उसी प्रकार एंजाइम होता है, इनके अनुसार हम बात कर रहे हैं, एमिल फिशर के अनुसार। तो उन्होंने कहा कि जब ये चाबी आपस में जाकर के जुड़ते हैं और बना लेते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके पश्चात जैसे ये इससे पृथक होता है, ये जो सबस्ट्रेट होता है ये जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मान लेते प्रोडक्ट हम कुछ भी ऐसे एक चित्र के रूप में बना दें, एक ये मान लेते हैं, तो इस तरह से यहां पर जो है देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट, और चाबी उसी रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है। तो इन्होंने माना कि जब सभी जब जैसे सबस्ट्रेट होते हैं
सभी सबस्ट्रेट के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम उसके एक्टिव साइट से जाके, ये एक्टिव साइट बना, एक्टिव साइट से जुड़ते ही उसके जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन था उसको कम किया और उसके कारण जो सबस्ट्रेट होता है वो क्रियाशील हो गया और वो क्रियाशील होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये पहली थ्योरी जो थी ये लॉक की हाइपोथेसिस एमिल फिशर ने दिया था। एक और थ्योरी है उसको भी देख लेते हैं। जो दूसरी थ्योरी है जिसको नाम दिया गया प्रेरित आसंजन सिद्धांत। जो दूसरी थ्योरी है ये यहां पर इसका नाम है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तो प्रेरित आसंजन सिद्धांत के इसकी बात करें तो इसको नाम दिया इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस को कोस्टलैंड ने प्रस्तुत किया। कोस्टलैंड, इनका थोड़ा सा मानना अलग है। इन्होंने क्या माना कि जो एंजाइम होता है वो तो एंजाइम है लेकिन और जो सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट और जो एंजाइम वहां पर, इसे मान लिया इन्होंने जो है यहां पर जो इनका एक मानना थी जो सबस्ट्रेट है, ये मान लिया सबस्ट्रेट है, ठीक, ये क्या है सबस्ट्रेट, और ये मान लेते एंजाइम है। ये एंजाइम। तो इन्होंने क्या माना कि जब कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, जब कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो वो उसी के अनुरूप हो जाता है, मतलब उसी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब इनका क्या मानना था, एमिल फिशर का मानना था कि सभी सबस्ट्रेट के लिए विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है, एंजाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सीधे सीधे जाकर के उससे जुड़ जाता है। लेकिन इन्होंने क्या माना कि जो सबस्ट्रेट होता है, सभी एंजाइम उस सबस्ट्रेट के आकृति के अनुसार, उस सबस्ट्रेट के आधार पर अपने आप को स्वयं को परिवर्तित करते हैं, जिससे जाकर के वो उस एंजाइम में फिट बैठ सके, उसके एक्टिव साइट पर सेट हो सके और उसकी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उसको कम कर सके और तब जाकर के वहां पर जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिवेट हो सके। तो दोनों में अंतर है कि एमिल फिशर ने माना कि सबस्ट्रेट और एंजाइम एक विशिष्ट प्रकार के, इन्होंने माना सबस्ट्रेट की संरचना निश्चित है लेकिन एंजाइम की संरचना निश्चित नहीं होती है। एंजाइम सबस्ट्रेट के अनुसार परिवर्तित होकर के उसके अनुरूप जो है अपने आप को परिवर्तित करता है और तब जाकर के उसके एक्टिव साइट से जुड़ता है और जुड़ करके उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है और उस से सबस्ट्रेट को जो एक्टिव करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो ये जो दूसरे पार्ट था एंजाइम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के पार्ट 2 में देखे कि इसमें टाइप्स ऑफ एंजाइम और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। कभी कभी पूछता है कि लॉक की हाइपोथेसिस किसने दिया, तो एमिल फिशर ने, या इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस किसने दिया। दोनों में ध्यान रखना कि इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने क्या बताया था, ये चीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। या कभी कभी टाइप्स ऑफ एंजाइम काफी जो पूछ लेता है। तो इस तरह से जो एंजाइम था, ये एंजाइम में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम तक आप लोग पढ़ चुके। आई होप टॉपिक समझ जाएगा, कंपटीशन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, तो इस बार इसको जरूर पढ़ लें। धन्यवाद।